Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the second lecture of chapter 10 that is 18th century political formations. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को करा था। आज का हमारा टॉपिक है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली सिर्फ मुगल के ही बारे में पढ़ेंगे कि मुगलों का डिक्लाइन कैसे हो गया, मुगल जो एम्पायर था वो संकट में कैसे आ गया, और बाद के जो मतलब लेटर मुगल्स हुए यानी कि जो बाद के मुगल एम्परर्स हुए। औरंगजेब तक माना जाता है अर्ली मुगल्स में बेसिकली ये स्टार्टिंग के आएंगे, लेकिन औरंगजेब तक जो नॉर्मल एम्परर्स थे। लेकिन लेटर मुगल्स औरंगजेब के बाद वाले जितने भी एम्परर आए उनको लेटर मुगल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो चैप्टर 5 में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे मुगल एम्पायर जो है अपने हाइट पे यानी कि एक ऐसे सक्सेस को अचीव किया, सबसे बड़ा एम्पायर बना, काफ़ी मतलब उसके अंडर में एरिया आ चुका था मुगल एम्पायर के अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे वेराइटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी जैसे जैसे ख़त्म होने लगा, मुगलों के सामने और ज़्यादा संकट बढ़ने लगा। और इसके पीछे काफ़ी सारे कारण थे, एक दो नहीं काफ़ी सारे कारण थे। उसमें से कुछ प्रमुख कारणों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या था कि औरंगजेब जो एम्परर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री और फिनेंशियल रिसोर्सेज का यूज कर लिया था। मिलिट्री और फिनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि पैसा को और आर्मी को इतना ज़्यादा यूज कर लिया। कहाँ पे? डेक्कन में। डेक्कन यानी कि जो दक्षिण भारत है, तो वहाँ पे अपना एम्पायर का विस्तार करने के चक्कर में खूब लड़ाई लड़ा, यानी कि लगभग वो 20-25 साल तो वो दक्षिण भारत में ही लड़ाई करते रह गया। तो इससे लड़ाई करने से क्या होता है, फाइनेंशियल और मिलिट्री दोनों रिसोर्सेस लगभग ख़त्म होने लगते हैं। बाद में जब उसके सक्सेसर्स आए, एक तो कारण ये हो गया, बाद में जो उसके सक्सेसर आए, द एफिशिएंसी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। तो उनके सक्सेसर का जो एफिशिएंसी था वो घट गया, क्योंकि उनके पास मिलिट्री भी वीक मिला और फिनेंशियल रिसोर्सेज भी कमज़ोर हो गया था, पैसा भी ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से वो उतने अच्छे से एडमिनिस्टर कर भी नहीं पाए। अगर वो सक्षम रहते तो कर लेते, लेकिन वो तो एक तरह से उनके अंदर भी कमी रहा होगा। लेकिन एक कारण ये भी था, it became increasingly difficult for the later Mughal emperors to keep a check on their powerful mansabdars। एक और कारण ये हो गया कि अब जब राजा कमजोर पड़ने लगा तो जो मनसबदार थे, मनसबदार यानी कि जिनके अंदर में एक एरिया था, मनसब था, जो वहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, तो वो अब राजा के पहुँच से बाहर जाने लगे। राजा का अब उन पर कंट्रोल नहीं रह गया। इसके अलावा नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो नोबेल होते थे, जो दरबारी होते थे, जिनको गवर्नर बना दिया जाता था, सूबेदार और गवर्नर दोनों लगभग एक ही चीज़ है। सूबेदार यानी कि मुगल में जो प्रांत होता था, प्रोविंस, उसको सूबा बोला जाता था, ठीक है। तो उस सूबे का जो एक तरह से मालिक होता था उसको गवर्नर बोलते थे। तो जो नोबल को गवर्नर बनाया जाता था तो उसका काम था रेवेन्यू और मिलिट्री यानी कि पैसा और जो मिलिट्री आर्मी दोनों को कंट्रोल करना उसका काम था। दीवानी और फौजदारी इसको बोला जाता है। दीवानी यानी कि पैसे से रिलेटेड चीज़ और फौजदारी यानी कि मिलिट्री से। तो इस पे जब उसका कंट्रोल था तो हुआ ये कि अब नोबेल जो थे, दरबारी जो थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाता था भाई। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री सारे तरह के पावर उसके अंडर में आ गए। अपने ही एरिया में छोटे से जो उनका सूबा था, जो प्रांत था, उसका जो है सर्वे सर्वा वो बन गए थे। तो एज द गवर्नर्स कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस द पीरियोडिक रेमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। तो जैसे जैसे दरबारी जो नोबेल्स थे जो पावरफुल होने लगे, तो अब वो अपने एरिया में अपना कंट्रोल, वर्चस्व जो है बढ़ाने लगे। अब जब वर्चस्व बढ़ाने लगे तो वहाँ से जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो उनको रेमिशन मिलता था, वो आगे राजा को देते ही नहीं थे। राजा का बात वो मानते ही नहीं थे, सब खुद ही रख लेते थे। तो इस तरह से जो है राजा तक, जो मुगल का बादशाह था, वहाँ तक पैसा पहुँच ही नहीं पाता था। बीच में ये लोग अपने पास रख लेते थे। तो इससे भी क्या हुआ, मुगलों का जो सत्ता था वो कमज़ोर होने लगा, क्योंकि सब कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेवेन्यू से ही चलता था। अब रेवेन्यू आएगा नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चलेगा नहीं। इसके अलावा पीजेंट एंड जमींदारी रिवेलियंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम। तो बहुत जगह जो है पीजेंट, जो किसान लोग थे, और जो जमींदार लोग थे, वो लोग बगावत कर दिए। क्यों? क्योंकि
जो टैक्स लिया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, टैक्स का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो जब टैक्स का प्रेशर वो लोग झेल नहीं पाते थे तो वो लोगों के पास कोई ऑप्शन होता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, राजा के विरुद्ध जो है बगावत कर देते थे। At other times, they were attempted by powerful chieftain to consolidate their own position. इसके अलावा जो वहाँ का सरदार था, जो वहाँ का लोकल राजा टाइप का था, वो क्या करता था, वो चाहता था कि मेरा पावर इन पीजेंट्स और जो ज़मींदार के ऊपर जो है हावी हो जाए, ना कि मुगल बादशाह का। तो वो भी क्या करता था, अपना पोजीशन, अपना जो जगह बनाने के लिए भी इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया करता था। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। इसके अलावा पहले भी जो है बहुत सारे रिबेलियस ग्रुप जो थे, यानी कि जो बगावत करते थे, जैसे पीजेंट्स का एक ग्रुप या जमींदारों का ग्रुप, वो मुगल को चुनौती देते थे, मुगल को परेशान करते थे, बगावत करते थे। लेकिन ये जो ग्रुप थे ना एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। लेकिन अभी जो बाद के समय में जो रिबेलियस ग्रुप हुए, तो वो अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज करने लगे, कुछ कुछ चीज़ों पे कब्जा करने लगे, अपना जो है वहाँ पे एक तरह से अपना रूल इस्टेब्लिश करने लगे। द मुगल एम्पायर्स आफ्टर औरंगजेब वे आर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चिफ्टेंस एंड अदर ग्रुप। तो ये जो कुछ भी हो रहा था ना, ये सारे कॉजेज जो हम लोग देखे, जो भी घटना हो रही थी, इसको बाद के जो मुगल इम्पेयर्स आए, औरंगजेब तक तो ठीक था, औरंगजेब का कंट्रोल काफ़ी अच्छा था अपने मुगल अपने गवर्नर्स पे, या जो लोकल चिफ्टेन सरदार लोग थे, या जो भी ग्रुप था प्रोविंशियल लेवल पे या नीचे के लेवल पे, तो औरंगजेब तक तो कंट्रोल ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे उसके बाद के जो रूलर्स आए, जो एम्परर्स आए, वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो ये सब जब समस्याएं आ रही थी तो उसको वे लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और इससे क्या हुआ, मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ गया, मुगल एम्पायर जो है पतन की ओर जाने लगा। ये एक मतलब अकाउंट है, किसी राइटर का है, तो इसमें बताता है कैसे जो है पीजेंट्स तो उगाते थे, तो उनके अन्न को जो है सोने से कंपैरिजन किया गया है, लेकिन बताया गया है कि वे लोग वर्चुअल प्रिजनर बन गए थे। वो जो है वो जो सामान जो वो उगाते थे वो राजा तक पहुंच ही नहीं पाता था, तो राजा के पास जब पैसा नहीं जाएगा तो आर्मी को कैसे मेंटेन करेगा, वही सब बातें इसमें लिखी हुई है, ज़्यादा काम की बातें इसमें नहीं है। इन द मिड्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, अब ये सब तो चल ही रहा था कहानी, इसी बीच में ईरान का जो रूलर था जिसका नाम था नादिर शाह, वो दिल्ली पे अटैक करके और दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर देता है 1739 में, और यहाँ पे तबाही मचा करके वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ, धन जो है यहाँ से लेकर के चला जाता है ईरान वापस। दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761। नादिर शाह तक तो रुका ईरान का जो रूलर था, इसके बाद जो है अफगान रूलर जो जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है पानीपत, हालांकि उसमें अर्जुन कपूर एक्टर है, तो मैं तो नहीं देखा था, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो 1748 से 1761 के बीच में 5 बार जो है अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पे अटैक किया, अटैक करता था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूट मचाता था, मारपीट, लोगों को मतलब एकदम से काट देता था, पूरा खून की नदियाँ बहा देता था, वो इतना क्रूएल राजा था। तो यहाँ पे आता था, वो इन्वेड करता था और यहाँ से खूब सारा धन लेकर के चला जाता था, यहाँ पे रहता नहीं था। तो 5 बार वो अटैक किया। नादिर शाह के अटैक के बारे में 2 राइटर जो है छोटी छोटी बातें लिखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक राइटर बताता है कि लगभग 60 लाख रुपया, उसके बाद 1000 गोल्ड कॉइन, हजारों सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ के ज्वेलरी और भी बहुत सारे सामान, और इसी में एक पीकॉक थ्रोन भी था। जो मुगलों का थ्रोन था पीकॉक थ्रोन, काफ़ी मतलब प्रेस्टिजियस माना जाता था, या उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता था, इस टाइप का थ्रोन था, उसको भी सबको ले गया नादिर शाह। अनदर अटैक डिस्क्राइब्ड अबाउट द इन्वेजन इफेक्ट अपॉन द दिल्ली, दिल्ली में जो इन लोगों का इन्वेजन हुआ है, स्पेशली नादिर शाह का ही बात हो रहा है इसमें। तो नादिर शाह जो इन्वेजन किया था, इसके बाद से दिल्ली पे क्या असर पड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इससे पहले हम लोग राइट साइड में देख लेते हैं, नादिर शाह का एक पोर्ट्रेट बना हुआ है 1779 का। हाँ, तो क्या लिखा हुआ था उस अकाउंट में, ये है कि जो मास्टर्स वेयर नाउ इन डायर स्ट्रेट्स एंड दोज हु हैड बीन रेवर्ड कुडंट गेट वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जिनके पास पहले बहुत सारा पानी होता था, उनको मतलब अपना प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता था।
जिनके पास काफ़ी सारे मतलब पैसे होते थे, जो अमीर होते थे वो अब भिखारी बन चुके थे, जिनके पास काफ़ी सारे क्लॉथ्स होते थे, सेट ऑफ क्लॉथ्स, वो अब नंगे घूमने पे मजबूर हो गए थे। नंगे मतलब समझ रहे हो, उनके पास अब कपड़े ना के बराबर थे। यहाँ पे जो बात लिखा जाता है वो पोएटिक वर्ड्स है, यानी कि आप एग्जैक्टली वैसा नहीं है कि भिखार बन गए, भिखारी बन गए। इसका ये मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा धनी लोग थे उनको लूट लिया गया, वो अब एकदम सड़कों पे आ गए, काफ़ी कम पैसा बचा उनके पास। इसके बाद जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करता था, यानी कि बहुत सारे घर वगैरह हुआ करते थे, वो अब होमलेस हो गए, यानी कि रहने के लिए घर नहीं था। पूरा सिटी जो शाहजहानाबाद था उसको रबल में कन्वर्ट कर दिया, पूरी तरह से तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया था नादिर शाह ने। इसके बाद जितना ओल्ड क्वार्टर था सिटी का सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके डिस्ट्रॉय का जो इम्पैक्ट पड़ा था दिल्ली पे, बेसिकली उसी को मेंशन किया गया इस राइटर के द्वारा। आगे देखते हैं, ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर्स फ्रॉम ऑल साइड्स द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय कंपटीशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल। तो अब ये सब तो चल ही रहा था, अब क्या होने लगा, जो दरबारी थे अब उन्हीं के बीच में कंपटीशन होने लगा। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गया। दो ग्रुप में जो दरबारी थे, मुगलों के दरबार में जो दरबारी थे वो दो ग्रुप में बट गए। एक थे ईरानीज और दूसरे थे तुरानीज। ईरानीज वो नोबल थे जो ईरान के साइड से बिलोंग करते थे, यानी कि ईरान के रहने वाले थे। जब मुगल आए थे तो उनके वंशज जो थे वो ईरानी थे। और दूसरे तुरानीज थे जिनके टर्किश डिसेंट थे, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो टर्किश थे। तो अब दोनों में जो है पावर स्ट्रगल चलने लगा कि कौन ईरानी कंट्रोल करेगा या तुरानीज कंट्रोल करेगा एम्पायर को। तो बहुत लंबे समय तक लेटर मुगल इम्पेरर्स जो थे, बाद के जो मुगल बादशाह आए औरंगजेब के बाद से, वो पपेट बन गए। पपेट यानी कि एक तरह से पालतू कुत्ता, कुत्ता थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पालतू समझ लीजिए। तो पालतू बन गए। जो पावरफुल ग्रुप था, ये दो ग्रुप हैं ईरानीज और तुरानीज का, इन्हीं दोनों के हिसाब से जो है ये पपेट की तरह काम करते थे लेटर मुगल इम्पेरर्स, बाद के जो मुगल बादशाह थे। इसमें जो है सबसे वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन, सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाला बात तो तब हो जाता है जब एक मुगल एम्पेरर फर्रुखसियार एंड आलमगीर टू वेयर assassinated एंड टू अदर्स अहमद शाह एंड शाह आलम टू वेयर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबेल। तो चार जो एम्परर थे, जैसे फर्रुखसियार और आलमगीर टू, इनको तो एसेसिनेट कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। और इनके अलावा दो थे अहमद शाह और शाह आलम टू, इनको ब्लाइंड कर दिया जाता है, अंधा बना दिया जाता है नोबेल्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि नोबेल्स का वर्चस्व, नोबेल्स का पावर इतना ज़्यादा हो गया था कि जो बादशाह था उसका कोई अब इज्जत रह नहीं गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिक्लाइन की तरफ मुगल एम्पायर गया, और उसके बाद जो है फाइनली पूरे एम्पायर को डिक्लाइन कर दिया उन्होंने। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।